हे व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर चैनल पेनकैप एकेडमी। तो देखो, सेल के बारे में पहले बहुत लोगों ने रिसर्च की थी, बट दो लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा इजी बना दिया, इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक बना दिया कि हम सेल थ्योरी जब भी पढ़ते हैं तो इसके जो फाउंडर्स हम पढ़ते हैं वो दो ही लोगों को पढ़ते हैं, जो कि मैथ्यूस क्लेडन थे और थियोडर शॉन थे। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, तो अब देखो शुरुआत करते हैं। 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, मैथियस श्लेडन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर स्टडी की और फिर उन्होंने ये बताया, ये कॉन्क्लूड किया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरीके के सेल्स से बने हैं, जो कि और ये जो सेल्स थे ये क्या कर रहे थे, ये प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ फॉर्म करते थे। आपको तो ये पता ही है ना कि जैसे सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ये तो आपको ये पूरी साइकिल आपको पता ही होगी। ठीक है, अब देखिए, ये हो गई मैथियस की कहानी। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये जो ऊपर लाइन है, इसीलिए मैंने नोट्स भी साथ में रखे हुए हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट, 1839 में थियोडर शॉन, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट उसे कहते हैं जो कि प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और जूलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो कि एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। हो गया क्लियर? ठीक है, ओके। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो थियोडर शॉन थे वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऑब्ज़र्व क्या किया, उन्होंने अलग अलग एनिमल सेल्स को भी ऑब्ज़र्व किया। ये तो आपको पता ही है कि ये जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने एनिमल सेल्स को ऑब्ज़र्व किया, उन पे स्टडी की। ठीक है, और अलग अलग, एक ही टाइप के नहीं, अलग अलग। फिर उन्होंने ये स्टेट किया, ये अनाउंस किया कि जो सेल होती है, एक जो सेल है, एनिमल सेल की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेल है, उसके आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे कि आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात बताई थी थियोडर शॉन ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो एक सेल है उसके अराउंड में एक प्रोटेक्टिव लेयर है, थिन लेयर है, जिसे आज हम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। ओके, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट सेल को भी स्टडी किया। प्लांट सेल को स्टडी करने के बाद इन्होंने रिपोर्ट किया, इन्होंने बताया कि ये जो प्लांट सेल्स हैं इनके पास एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि एनिमल सेल्स के पास नहीं है। वो यूनिक कैरेक्टर क्या था, वो थी सेल वॉल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनिमल जो सेल होती हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन ही होती है, बट जो प्लांट सेल होती है उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है, उनके पास सेल वॉल भी होती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो चल फिर सकते हैं, तो वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बट या प्लांट्स कैन नॉट वॉक। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, उनके पास तो हाथ पैर भी नहीं है। तो इस तरीके से उनकी सेल्स के पास भी प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है ना। ठीक है, तो अब देखो, शॉन ने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस। ठीक है, एक सेकंड, कैमरे को देखो, शॉन ने क्या प्रपोज किया, एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ के बारे में लिखा था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो सेल से कंपोज्ड है, मतलब सेल से बनी हुई है, और सेल के प्रोडक्ट्स से। सेल के प्रोडक्ट्स इन द सेंस जैसे कि अंदर उसके ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल के। ठीक है, अभी देखो, अब नए व्यक्ति की इसके अंदर एंट्री होती है। ठीक है, 1855 में रुडोल्फ विर्को, ठीक है, ये एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये इन्होंने जर्मन में कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब कि जो न्यू सेल्स हैं, मतलब नई जो सेल्स हैं
वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी है, मतलब जो पहले सेल्स थी ये उसी का एक हिस्सा है, यानी कि डिवाइड होके बनी है न्यू सेल। आपको पता ही होगा कि एक ह्यूमन बॉडी में या किसी भी बॉडी में सेल्स करोड़ों मिलियंस सेल मरती रहती हैं और बनती रहती हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो रुडोल्फ सर थे इन्होंने मॉडिफाई कर दिया शेल्डन और शॉन की थ्योरी को, ठीक है, और उसे और ज़्यादा क्लियर बना दिया। और फिर यहाँ पे एक फाइनल स्टेज आया जहाँ पे एक थ्योरी बन के पूरी तरह से तैयार हो गई। अब देखो, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जो मैथियस थे यानी कि शेल्डन और शॉन हैं, इन दोनों ने अलग अलग थ्योरी दी थी। देखिए, सिर्फ 1 साल का फ़र्क है इनकी थ्योरी आने में। तो इन दोनों ने क्या किया, अपनी थ्योरीज़ को कंबाइन कर दिया और उसके बाद एक थ्योरी आ गई। अब उसके बाद रुडोल्फ सर ने इस चीज़ को मॉडिफाई करके बताया। अभी देखो, जब हम स्टेटमेंट्स देख लेंगे ना, थ्योरी की स्टेटमेंट्स यानी पोस्टुलेट्स देख लेंगे तो ये हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखो, नंबर 1 की जो इनकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि सेल जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। मतलब कि एक जो ह्यूमन बॉडी है, आपने पढ़ा ही होगा, 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि एक ह्यूमन बॉडी जो है, अगर हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लें तो सेल जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे एक आप वॉल का एग्जांपल ले सकते हैं, एक जो वॉल है उसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, ईंटें हैं, ऑफ कोर्स ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं। तो वैसे ही इसमें भी दिया हुआ था, जितने भी ऑर्गेनिज्म, देखो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, सेल इज़ अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एंड बाउंड विद सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इन सम केसेस। देखो, प्रोटोप्लाज्म में आपको क्लियर कर दूं, एक सेल है, जब उसके अंदर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ लेते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। मैं इसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा अगर आप चाहते हो तो, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। तो इन्होंने क्या कहा कि जो सेल है वो मास है प्रोटोप्लाज्म की, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि बाउंड है सेल मेम्ब्रेन से, सेल बाउंड है सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी, और सेल वॉल, मतलब कि सेल वॉल प्लांट्स के केसेस में होती है, इन सम केसेस, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसको तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी फिर ना आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मतलब कि अगर इसमें कह रहा है कि सेल चाहे जितनी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की क्यों ना हो, बट ये बेस जो इनका रहेगा वो सेम रहेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी इनकी लगभग सेम रहेंगी, बेसिकली सेम रहेंगी, और स्ट्रक्चरल इनका जो स्ट्रक्चरल पूरा स्ट्रक्चर रहेगा इनका वो भी सेम रहेगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तो वही काम करेगी ना, सब में वही काम करेगी, चाहे जिस भी सेल में हो माइटोकॉन्ड्रिया तो वही काम करेगी, प्लास्टिड्स वही काम करेंगे, है ना, गोल्गी अपैरेटस सब वही काम करेंगे। ओके, उसके बाद देखो, न्यूक्लियस तो सब में होता है, ये तो आप सभी को पता है, भले ही किसी में स्कैटर्ड रहेगा बट न्यूक्लियस रहेगा, सब में रहेगा न्यूक्लियस। देखो उसके बाद फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज अ होल इज रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़। ओके, तो देखो, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। इसका क्या मतलब हुआ, जो फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का वो होल रिजल्ट होता है किसका, एक्टिविटीज़ का, और इंटरेक्शन मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं जो आस पास एक सेल के हैं उनका ये होल रिज़ल्ट होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर किसी सेल का आपको शेप दिख रहा है तो वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ओके, तो देखो हर एक चीज़ में एक्सेप्शंस ज़रूर होते हैं, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, तो वी गोना डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है।
प्रोटोजोन्स आर नॉट सेल्यूलर, दे आर एसेल्यूलर, दे डोंट डिवाइड। अभी देखो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये तो सभी को पता होगा, ओके। तो अगर यूनिसेलुलर डिवाइड कर जाता है तो उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, न्यूक्लियस तो उसके पास आएगा नहीं, वो पहले से ही सिंगल सेल है, और जो डिवाइड तो होगा ही नहीं। यहाँ पे साफ लिखा है दे डोंट डिवाइड, ओके। जैसा कि हमने वहाँ पढ़ा कि सेल डिवाइड जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं ये उनसे बनता है नया सेल, बट यहाँ पे तो ये बिल्कुल उसके उल्टा जा रहा है। तो इन्हें थ्योरी में इन सब एक्सेप्शंस का भी ध्यान रखना चाहिए था। देखो एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, बट मैं कुछ बेसिक एक्सेप्शंस के बारे में बात करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहता मैं, ओके। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ओके। तो ये समझ में आया आप लोगों को? फिर से बता देता हूँ कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो सेलुलर नहीं होते हैं, ये जो होते हैं ये एसेल्यूलर होते हैं और ये कभी भी डिवाइड नहीं करते। अब बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी डू नॉट हैव, देखो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, अगर हम इन्हें एक लें एग्जांपल के तौर पे, तो इनके पास देखो इनके पास कोई भी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर मतलब अधिकतर सेल ऑर्गेनेल्स लैक करते हैं, और डीएनए जो होता है वो एनक्लोज नहीं होता, किससे? न्यूक्लियर एनवेलप से, ओके। तो बेसिकली ये भी हमारी सेल थ्योरी में नहीं आता है, एंड दिस इज़ ए एक्सेप्शन। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स सीव ट्यूब्स फ्लोएम में होते हैं, ये एलोंगेटेड ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये बिना विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं ऐड किया है, मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बिना न्यूक्लियस के भी लाइफ को कंटिन्यू कर सकती है, और ये इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, ज़रूरी। अभी देखो आरबीसी, देखो अब आरबीसी में अगर नहीं हैं ये सब न्यूक्लियस और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, तो ये क्या करेगी, ज़्यादा हीमोग्लोबिन लेके जा सकती है, ठीक है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सकती है। और ये जो आरबीसी होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। ये हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो आप लोग जानते ही होंगे, इनके पास एक नॉन लिविंग मटेरियल होता है। ये जो मटेरियल होता है ये मैट्रिक्स है ना, ये ज़्यादातर मतलब कि अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है, और ये जनरली साइटोप्लाज्म की जगह कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू का ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ओके, समझी मेरी बात को। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ इसमें कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन लिविंग होता है, और ये सेल्स के बीच में होता है यूकैरियोट्स में। बट अब देखो ये है एक इंट्रासेलुलर मटेरियल, और थ्योरी में कहीं इंट्रासेलुलर मटेरियल का नाम ही नहीं लिया गया है। वायरस, दिस इज एक्सेप्शन। नेक्स्ट एक्सेप्शन वायरस। भाई वायरस को कौन नहीं जानता, वायरस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो वायरस जो होते हैं वो अपने दम पे बाहर नहीं रह सकते, तो जब वायरस बाहर होते हैं होस्ट की बॉडी के तो वो डेड होते हैं, और होस्ट की बॉडी के अंदर वो होते हैं लिविंग। तो अब वायरस के बारे में तो कुछ दिया भी नहीं गया था, है ना, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। देखो वायरस का जो केस है इस तरीके का कोई भी केस हमारे थ्योरी में डिस्कस नहीं किया गया है ना। और फिर इसका एक बहुत बड़ा लूप होल आता है, जो ये सेल थ्योरी है ये हमें एक्सप्लेन ही नहीं करती
कि ये जो फॉर्मेशन हो रही है सेल की, इसका प्रोसेस क्या है, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ दिस फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था कुछ सेल थ्योरी के बारे में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में कर देना। वैसे भी हमारा कोई चैनल इतना बड़ा है नहीं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। ओके, तो समझ में आई है आपको। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, है ना, बाकी सब तो बिल्कुल मस्त है। चलो ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, अगर इस पर 10 लाइक्स हो जाते हैं तो ले आएंगे नया वीडियो। चलो फिर बाय।